मौर्य काल। एक, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है अ चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। उत्तर डी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है। यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवानाम प्रिय तथा अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है। 2, निम्नलिखित में से किस एक राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अ कालसी, बी रूममिंदेई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी मास्की। उत्तर डी। अशोक के अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। 3, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉकी डिक्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं अ पहला और 10वां शिलालेख, बी पहला और 11वां शिलालेख, सी दूसरा और 13वां शिलालेख, डी दूसरा और 14वां शिलालेख। उत्तर सी। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख से हमें संगम राज्य चोल, चेर, केरलपुत्र, पांड्या एवं सत्यपुत्र की जानकारी मिलती है। पहले अभिलेख में पशुबलि की निंदा, 10वें में ख्याति व गौरव की निंदा, 11वें में धम्म नीति की व्याख्या तथा 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। 4, इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए। अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर डी। अशोक के अभिलेख लोगों के बीच सामाजिक सामंजस्य पर बल देते हैं, जिसने समानता व निष्पक्षता का संदेश दिया, धर्म के प्रोत्साहन का नहीं। 5, कथन ए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण आर। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है जबकि आर गलत है। डी ए गलत है जबकि आर सही है। उत्तर प्राचीन भारत में कलिंग राज्य का अत्यंत सामरिक महत्व था एवं ये दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी कारण अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण कर इसे अपने राज्य में मिला लिया। 6, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? अ नंद, बी मौर्य, सी शुंग, डी कण्व। उत्तर सिकंदर अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर नंदों का शासन था। तिथिक्रम की दृष्टि से इन 4 राजवंशों का क्रम है नंद, मौर्य, शुंग व कण्व। 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 2, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राजसिंहासन को हथिया लिया। 3, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। इन कथनों में से कौन सा से सही है? 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। सभी कथन सही हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ 185 बीसी में सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की।
तत्पश्चात उसने कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसकी हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की, जो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। 8. इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबद्ध है। अ. महापद्म नंद, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. अशोक, डी. समुद्रगुप्त। उत्तर डी. कौशाम्बी। इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिसेन ने इसको लिखा था। यद्यपि यह मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख था, परंतु इसकी संबद्धता समुद्रगुप्त से अधिक है। 9. चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अ. बिंदुसार, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. अशोक, डी. बिंबिसार। उत्तर अ. बिंदुसार 298-272 BC चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार का पुत्र अशोक महान थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। 10. निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? अ. इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी. ऐहोल शिलालेख, सी. मेहरौली शिलालेख, डी. हाथी गुम्फा शिलालेख। उत्तर अ. समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। रविकीर्ति ने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी। ये शिलालेख बीजापुर में स्थित है। इस शिलालेख में हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्धों का वर्णन है। मेहरौली शिलालेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुम्फा शिलालेख का संबंध खारवेल राजा से है। 11. हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? अ. श्रीकांत शास्त्री, बी. श्रीनिवास अयंगर, सी. आर. श्यामा शास्त्री, डी. विलियम जोन्स। उत्तर सी. ताड़ के पत्तों पर लिखी संस्कृत की हस्तलिपियों को एकत्रित तथा नष्ट हो रही अनेक हस्तलिपियों के संरक्षण हेतु एक लाइब्रेरी की स्थापना करने वाले व्यक्ति आर. श्यामा शास्त्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की खोज की तथा उसे प्रकाशित करवाया। इन्होंने ही 1891 ईस्वी में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसे मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। 12. कृष्य भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अ. ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हों, बी. कृष्य व्यर्थ भूमि जोड़ परती भूमि, सी. पुरानी परती भूमि जोड़ वर्तमान परती भूमि, डी. कुल परती भूमि जोड़ निवल बुआई की गई भूमि। उत्तर डी. कृष्य भूमि के अंतर्गत निवल बुआई की गई भूमि के साथ साथ वैसी भूमि को शामिल किया जाता है जो कृषि के लिए उपलब्ध है, किंतु जिस पर चालू वर्ष और पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय से फसल नहीं उगाई गई है। ऐसी भूमियां परती या झाड़ियों और जंगल के रूप में हो सकती हैं। ऐसी भूमियां किसी अन्य प्रयोग में नहीं लाई जा सकती हैं। 13. भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। 1. उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2. उसकी फौज बेहतर थी। 3. उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। 4. वह एक अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अ. 1 तथा 2, बी. 1, 2 तथा 3, सी. 2, 3 तथा 4, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर बी. भारत में सिकंदर के सफल होने का कारण ये था कि भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। उसके सैनिक कुशल थे। भारत के देशद्रोहियों ने सिकंदर का साथ दिया था। देशद्रोहियों में आम्भी नामक शासक प्रमुख था। 14. उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। अ. आम्भी, बी. पुरु पोरस, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. महापद्मनंद। उत्तर बी. सिकंदर ने झेलम के तट पर भारतीय राजा पुरु पोरस को पराजित किया था। पुरु का राज्य झेलम तथा चिनाब नदी के बीच में स्थित था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया। 15. जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है अ. भाष,
बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। उत्तर सी मुद्राराक्षस नामक ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके लेखक विशाखदत्त हैं। विशाखदत्त की अन्य रचनाएं हैं देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक। 16 निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? अ प्लिनी, बी जस्टिन, सी स्ट्राबो, डी मेगस्थनीज। उत्तर बी चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोट्स तथा सिकंदर महान की मुलाकात की चर्चा जस्टिन द्वारा की गई है। 17 निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? अ जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, डी कोश। उत्तर सी राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र होता है। एक आदर्श मित्र शांति तथा युद्ध काल दोनों में ही एक राजा के लिए सहायक होता है। 18 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अ आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। उत्तर बी कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बहुत से तथ्यों का ज्ञान उपलब्ध है। इस ग्रंथ में ऐतिहासिक तथ्यों के स्थान पर राजव्यवस्था का उल्लेख है। 19 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। अ ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। उत्तर सी पटना पाटलिपुत्र के नजदीक बुलंदी बाग तथा कुम्रहार नामक स्थान पर स्पूना महोदय द्वारा खुदाई की गई थी। बुलंदी बाग से परकोटे तथा कुम्रहार से लकड़ी से निर्मित महल का अवशेष प्राप्त हुआ था। 20 किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? अ वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, डी श्रावस्ती। उत्तर बी कुम्रहार नामक स्थल की खुदाई से पाटलिपुत्र नगर के अवशेष प्राप्त हुए थे। 21 अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? अ कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, डी अशोक का सोपारा शिलालेख। उत्तर सी रुद्रदामन 150 ईस्वी के जूनागढ़ शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र, गुजरात में सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण करवाया था। इससे ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग में भी था। 22 किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अ अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह, डी शिवाजी। उत्तर अ अशोक महान ने सहिष्णुता, उदारता तथा करुणा के आधार पर अपनी प्रजा के कल्याण हेतु एक राजधर्म की स्थापना की थी। यह एक प्रकार का सदाचार का नियम था। 23 अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अ तृतीय मुख्य शिलालेख, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी नवा मुख्य शिलालेख, डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। उत्तर बी अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्या, सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र आदि दक्षिणी राज्यों का विवरण दिया गया है। अशोक ने बहुत से शिलालेख लिखवाए थे, जिनमें से अभी तक लगभग 40 से अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 ईस्वी में इन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। 24 भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। अ अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी भगवान महावीर ने, डी धन्वंतरी ने। उत्तर अ अशोक 269 BC युद्ध के लिए नहीं वरन जनकल्याणकारी कार्यों के लिए विख्यात हुआ। उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुआं खुदवाए, मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अस्पताल तथा औषधि बागों का निर्माण करवाया। 25 अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अ मगध, बी पाटलिपुत्र,
सी समस्तीपुर, डी राजगृह। उत्तर बी मोगलीपुत्र ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुआ था। इसका प्रमाण सिंगली अनुश्रुति, दीपवंश तथा महावंश से प्राप्त होता है। 26 निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 1 चंद्रगुप्त, 2 अशोक, 3 बिंदुसार, 4 दशरथ। सही उत्तर चुनिए। अ 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी 2 एवं 4। उत्तर डी अशोक तथा उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। 27 रजजुक थे। चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, डी शक सेना में अधिकारी। उत्तर बी मौर्य शासन व्यवस्था में रजजुक एक अधिकारी का पद था जो आज के जिलाधिकारी के समकक्ष था। इसका कार्य राजस्व की वसूली तथा न्याय व्यवस्था की कार्य प्रणाली की देखरेख करना था। 28 सार्थवाह किसे कहते थे? अ दलालों को, बी व्यापारियों के काफिले को, सी महाजनों को, डी तीर्थयात्रियों को। उत्तर बी सार्थवाह का संबोधन मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के लिए किया गया है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अ अग्रहारिक, बी युक्त, सी प्रादेशिक, डी रजजुक। उत्तर अशोक के लेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार युक्त नामक अधिकारी राजस्व संग्रहण से संबंधित था। रजजुक का संबंध भूमि पैमाइश से था तथा प्रादेशिक मंडल का प्रमुख अधिकारी था जो वर्तमान में आयुक्त पद के समकक्ष था। अग्रहारिक नामक अधिकारी का उल्लेख मौर्य शासन व्यवस्था में नहीं है। 30 सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अ बिंबिसार, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी पुष्यमित्र। उत्तर बी सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। 31 तीर्थयात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 गया, 2 कपिलवस्तु, 3 कुशीनगर, 4 लुम्बिनी, 5 सारनाथ, 6 श्रावस्ती। कूच 1 2 3 4 5 तथा 6, बी 1 3 4 2 5 तथा 6, सी 4 5 6 3 2 तथा 1, डी 4 2 1 5 6 तथा 3। उत्तर बी सम्राट अशोक ने तीर्थयात्रा के दौरान निम्न क्रम का अनुपालन किया: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत सम्राट अशोक ने धार्मिक यात्रा की प्रवृत्ति अपनाई। उसने आखेट करना तथा विहार करना बंद कर दिया। 32 अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है: अ संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। उत्तर बी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषाएं हैं प्राकृति, ब्राह्मी तथा खरोष्ठी। आमेरिक लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख तक्षशिला में प्राप्त हुआ है। 33 पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? अ पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। उत्तर सी अशोक के प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में है तथा कुछ अभिलेख खरोष्ठी, अरमाइक तथा ब्राह्मी लिपियों में है। 34 ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? अ पत्थर की पट्टियों पर, बी मुहरों पर, सी स्तंभों पर, डी सिक्कों पर। उत्तर अ पत्थर की पट्टियों पर प्रथम उद्वाचन ब्राह्मी लिपि में हुआ था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप को जाता है।
35 वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अ नागार्जुनकोंडा, बी अनुराधापुर, सी ब्रह्मगिरी, डी मास्की। उत्तर बी अनुराधापुर श्रीलंका से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। कुछ स्थान जैसे पिपरहवा, सोगोरा तथा महास्थान से भी इस लिपि के साक्ष्य मिले हैं। 36 अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? अ चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। उत्तर बी अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी राजा आदि उपाधियों से उसे उल्लेखित किया गया है। 37 निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? अ भाब्रू अभिलेख, बी 13वां शिलालेख, सी रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, डी मास्की का लघु शिलालेख। उत्तर डी गुर्जरा, नेत्तूर तथा उडेगोलम तथा मास्की से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। 38 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अ मास्की का लघु स्तंभ, बी रुम्मिनदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। उत्तर डी भाब्रू स्तंभ लेख प्यदसी लाजा मागध संघ अभिवादतुनाहा अपाबाधातम च से पता चलता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट तथा बौद्ध धर्मावलंबी बताया है।